दूसरी जमातें जो चल रही हैं, रसूल बख्श पली जो साहब की जमात है, बहुत अच्छे लोग हैं, सारे बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन कोई कॉमन ग्राउंड होना लाजमी है, मुश्तरका होना लाजमी है। आपके ख्याल में एक ही छतरी तले आना चाहिए सबको? नहीं, मैं समझता हूं कि किसको एक तसव्वुर पेश करना पड़ेगा जो सिंध के मुफाद में है। उस छतरी में जो भी सही मानों में चाहते हैं कि सिंध में तरक्की आए, उस वक्त उस छतरी के साथ चलना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है कि सिंध की तरक्की किस तरह हो सकती है? सबसे रईस सूबा पाकिस्तान में किसका है? सिंध। सबसे गरीब सूबा मकामी लोगों के लिहाज से किसका है? सिंध। आपका जवाब अपने पास है, मैं क्यों दूं आपको? कि सबसे रईस होने के बावजूद हम गरीब हैं। कसूर हमारे सियासतदानों का है? तो क्या आसमान से सियासतदान आते हैं क्या यहाँ? अच्छा, पाकिस्तान गवर्नमेंट, भाई देखिए, जो कुछ भी होता है यहाँ के रिहाइश पजीर करते हैं। क्या आपको आसमान से आके किसने मीर गुलाम अली को उठा के मिट्टी में फेंका था 1 यूनिट के वोट के लिए, या कोई सिंधी ने किया था? हालात आप समझते हैं, आप जानते हैं, क्या अब्दुल्ला हुसैन हारून वो आवाज़ होगी सिंध के लिए? मैं तो अपनी आवाज़ बुलंद करने वाला हूँ, मेरी सोच भी वाज़े करने वाला हूँ, और उसके अवामिल भी। क्या उम्मीद करें? इस वक्त मैं अक़वाम मुत्तहिदा का सफ़ीर हूँ, इंशाअल्लाह जल्द वापसी है फिर मैंने सिंध के लिए। और मैं किसको हटाने या आने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ कि यहाँ के हकूक़ पर मजबूर हों लोग तवज्जो देना। पार्टी बनाएंगे? क्योंकि जमहूरियत का तीसरा पहलू ये है जो लोग समझ नहीं पाए हैं कि नुमाइंदे मालिक नहीं हो सकते। तो जो दूसरों के लिए फ़ैसला कर रहा है तो उनके मुताबिक वो फ़ैसला होना पड़ता है, और जो नहीं करते हैं तो फिर हाई कोर्ट्स की रिट जुरिस्डिक्शन आती है उनमें, जहां नुमाइंदों को, मालिकों को नहीं झंझोड़ा जाता है कि आप किस ख्वाब में, ये आप गलत कर रहे हैं। हेबियस कॉर्पस को, वारंटो, जितने रिट जुरिस्डिक्शंस हैं वो उस वक्त आके उसको रोकते हैं। दैट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। कराची दारुल खिलाफा है सिंध का, वहाँ की जो सूरत हाल है और जो हालात जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप जब निकलेंगे आपकी आवाज़ बाहर आएगी, पब्लिक तक जाएगी, हर्डल्स आएंगी? हर्डल से क्या ताल्लुक़ है हमारा? बड़े अरसे के लिए बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, मैंने कभी उसमें शिरकत नहीं की। ठीक है, मेरा ख्याल ये है कि मेरे ककड़ी ग्राउंड का जलसा कच्छी राब्ता काउंसिल के मातहत हमने बताया, और हमने सिर्फ कच्छियों को दावत दी जो कराची के मुकामी हैं रिहाइश पजीर। तकरीबन 20 से 22 लाख या 25 लाख है, सही मरदमशुमारी नहीं क्योंकि कोई करता नहीं है, लेकिन उस दिन लाख से ज़्यादा अफराद जमा हुए वहाँ, और हमने जाहिर किया कि हम मरे नहीं हैं, हम भी अपनी आवाज़ उठाना जानते हैं। हमने हर एक चीज़ की है आज तक कि हर एक का फ़ायदा हो। और कच्छी कौन है? कच्छी वो कौमें हैं जो अंदरून सिंध जाते वक्त उनका नाम कच्छी से बदल के समाट बन गया। तो आप देखते हैं क्या अक्सरियतें हैं, किधर हैं। और हमारा गठजोड़ हमारे बलोच भाइयों से है। बलूचिस्तान और सिंध का सियासी गठजोड़ होना ही होना चाहिए, फितरी है, क्योंकि अगर सिंध में समाट है तो बलोच है या नहीं है? और बलूचिस्तान के बेशतर जो बड़े ख़ानदाने हैं वो सारे के सारे उनकी ज़मींदारी सिंध में है। तो हमें साथ मिल के फैसले करने चाहिए। हमें कौन उठाता था बलूचिस्तान की आवाज़ इतने साल? सर अब्दुल्ला हारून कहाँ के मुंतखब थे सिंध से? आप जाएं क्वेटा में आर्काइव्स को देखें, सारे इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के बलूचिस्तान के मामले वो शख्स उठाता था। इसलिए हमारे ताल्लुकात हैं बलूचिस्तान में आज तक। ठीक है, साईं एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक वठूं था। साईं सां जेके ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियनि थियूं तव्हांखे यकीनन
उनमें काफ़ी उत्साह मिलंदो हूंदो। ऐं हींअर जेका अहम ॻाल्हि कई आहे अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब, त हू जॾहिं हुननि जी ज़िम्मेवारी यूनाइटेड नेशंस मां ख़तमु थींदी, वापसि ईंदा त सियासत में बहिरो वठंदा। असां खां हाणे इहो पुछणु चाहींदासीं त माज़ी में जेको टाइम उन्हनि सियासत खां पाण खे पासीरो रखियो आहे, उनजा कहिड़ा कारण हुआ? ब्रेक खां पोइ वेलकम बैक। अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब, 1970 के बाद आप सियासत से किनारा कश हो गए, क्या वजूहत थी? 70 के बाद से तो नहीं, इतनी मेरी उम्र नहीं है। 70 में तो मैं सियासत में इन हुए थे। कदम रखा। मैंने 88 के बाद छोड़ दिया था। लेकिन बीच के 85 से 70 से 85 तक कोई एक्टिविटी आपकी नज़र नहीं मेरी आती? थी, मेरे वालिद साहब हयात थे, उनके साथ होता था मैं। ठीक है। इंडिविजुअल नहीं थी। लेकिन 79 में मैंने 1979 में मैंने बल्दिया के इंतखाबात में शिरकत की थी कराची में, और मेरी पार्टी 30-40 सीट जीत के आई थी। 88 के बाद फिर खामोश? 88 के बाद खामोश, क्योंकि मैंने देखा कि एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे मेमन कराची के, अब्दुल सत्तार बयानी। तो मैं जब बैठा हुआ था एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, एक दिन वो मेरे पास आए। मैंने कहा साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा क्यों? कहीं चारों तरफ गलत कामें हो रहे हैं, आप क्यों इस ऐवान में बैठते हैं? मैंने कहा क्या है? कहा आप दूसरी तरफ चेहरा करके बैठे और मुझे वो निशानदेही कहें जिसको आप ईमानदार समझते हैं, मैं उनको बुला के बात करता हूँ, आप सुनते रहें। तो मैंने कहा जब मैं समझता हूँ फ़लाँ ये 1-2 शख्स हैं, ये उनमें से एक को बुला के बात करता है, वो कहता है वो जो प्लॉट मिला है आज गुलशन इकबाल का 8 लाख में तैयार है सौदे के लिए। उस ज़माने में 8 लाख बड़ी बात थी। तो कहते हैं यार वो सुन लेगा उधर बैठा हुआ। क्या छोड़ो यार, वो नहीं सुन रहा है, वो अपनी तवज्जो दूसरी तरफ दिया हुआ है। बहरहाल बाकी बातें छोड़े इसकी। तो उस बाद में आगे कहा मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा सही है। मैंने सोचा यार ये सब पता नहीं क्या हो रहा है, मैं इस गंदगी में नहीं रहना चाहता हूँ। तो मैंने किनारा कर दिया और मैं और चीज़ों में मुब्तला रहा। वर्ल्ड स्पोर्ट्स में मैं फीफा के भी बड़े ऊंचे ओहदे पे गया इंटरनेशनली, गोल्फ़ के भी बहुत गया, और मेरे सियासी समाजी काम मैं करते रहा, ये पढ़ाई का, अस्पतालों का, इन चीज़ों का। 2004-05 में मैंने देखा कि कोई बोलने वाला नहीं था, सारे मुंह बंद हो चुके थे, और मैंने देखा कि पाकिस्तान की तबाही है इसमें। तो मैंने कहा चलो यार छोड़ो ये सफ़ेद पोशी, निकलें, मेहनत करना पड़ेगा, अल्लाह रहम करेगा, कुछ करेंगे। उस वक्त से लगे हुए। अच्छा, फिर सियासत में आना चाहते हैं। सियासत में जो वैल्यूज़ की हम बात करते हैं, जब वो सियासत में आना नहीं चाहता, मुल्क के मुस्तकबिल को ख़ास तौर पे सुधारने के लिए कोई किरदार अदा करना चाहता हूँ। उसकी वजह से अगर किधर आना पड़े जहाँ से इंसान पावर से काम ले सके तो इंशाल्लाह उसके तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी क्या देखते हैं आप? किधर? सिंध में मेरे ख्याल से बड़े अरसे से सिंध में कोई कारकर्दगी रही नहीं है, बड़े अरसे से। वज़रा से बात होती है आपकी, मुलाकातें होती, मिलते हैं इधर उधर, लेकिन अब मेरी उम्र 60 साल है और मैंने बड़ा अरसा गुजारा है इस फील्ड में, तो बहुत से नौजवान हैं जिनको मैं नहीं जानता, जो आपके एज के आसपास हैं, जिनके साथ शायद आपके ताल्लुकात रहे हो माजी में भी। उनको कभी आपने मशवरा दिया है कि वो आएँ और ईमानदारी से सिंध के लिए काम करें? मैं ईमानदारी के मशवरा उनको नहीं दे सकता, तो उस यानी कि आप कह रहे हैं कि आप चोरी कर रहे हैं, ये तो हमारी तहजीब में नहीं है कि किसके ये कहा जाए। मैं सिंध के भला के लिए जब बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि बग़ैर ईमानदारी के सियासत यहाँ की कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे ऐसे बड़े घरानों की औलाद अब वो कर रहे हैं जो उनके बाप दादाओं ने कभी नहीं सोचा था।
एक ज़माना था सिंध में लोग निकलते थे सिंध को बनाने के लिए। आज बदकिस्मती है कि बहुत से लोगों, उन्हीं लोगों की औलाद सिंध को लूट रही है। अफसोस की बात है। और इस सारी सूरत हाल में अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं कि सब बुरे हैं, लेकिन बेशतर हैं। बेशतर हैं। थोड़ा देखते हैं, मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ चलते हैं। कराची में जो हालात पिछले 3 साल में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं, पिछले 20-25 साल से जैसे ख़राब होते गए, कोई वक्फ़ा आया होगा, मुख्तसर वक्फ़ा, उसके बाद फिर वही खून खराबा। इस वक्त भी यही हाल है, मजहबी तंजीमें भी हैं, कोई फाशिस्ट क़ुव्वतें भी होंगी, बहुत सारी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। क्या हल देख रहे हैं आप, कोई हल नज़र आता है? देखिए, एक बात वाज़ेह है कि मजहबी क़ुव्वतें पहले भी थी, अब भी है। उतराव चढ़ाव होता है। ताकत किसके घर के लौंडी तो नहीं है कि सियासतदान सिर्फ अपनी मर्जी चलाते रहें। लेकिन अगर आपने मैशियत दी, मुल्क को हर एक को हिस्सा दिया और हुकूक दिए, फिर बहुत सी बातें ठंडी रहती हैं। बहुत से लोगों के जिस्म में टीबी होता है और बीमारियां होती है, वो उभरती नहीं है। जब कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर उभरती है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इनकी अहमियत लोगों की खुशहाली की बुनियादों पे है। आपने देखा है, अब तो टेलीविज़न का ज़माना है, अब तो लोग जलसे जुलूसों में जाना पसंद नहीं करते। लेकिन जहां गुर्बत बढ़ती है वहां नाराज़गियां मज़ीद बढ़ती हैं। ठीक है, क्या हल नज़र आता है? खुशहाली, रिस्पॉन्सिबिलिटी सियासतदानों पे। भाई, मैं आपसे अर्ज़ किया है आपके इंटरव्यू में शुरू में शायद, या अगर नहीं किया दूसरी भी एक इंटरव्यू मैंने अभी की है, कि समाजी, सियासी, मुआशी जो बयान होता है हुकूमत का, वो बजट होता है। उससे वो ज़ाहिर करते हैं ये हमारे इरादे हैं। यहाँ टैक्सों के अलावा बजट में और क्या होता है? टैक्सों के इजाफे में, या पेट्रोल के इजाफे में, या अबियाने के इजाफे में, हर एक चीज़ के इजाफे में क्या होता है? मुल्क की मईशत किस दहाने पे खड़ी है? आपको खुद मालूम है, कभी भी हमने वो नहीं देखा था जो आज देख रहे हैं। खुदकुशी एक ज़िंदगी का ज़ाया करना, अपने या किसी और की। एक तो खुदकुशी है कि जहां आपने किसी और को तकलीफ़ नहीं देना चाहा। एक जाके इंतकाम लेना, सोसाइटी, एक गरीब शख्स क्यों जाके, आप तो कहते हैं ना जी कि उसे कहा जाता है कि आपको इसके बाद दुनिया में बहुत मकाम मिलेगा। चले वो भी है, लेकिन अगर वो मकाम यहाँ मिल चुका है तो कहेगा मेरे पास तो है, मैं क्यों करूँ? सही है, अहमियत है इस बात की।